नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। पिथौरागढ़ एक दिवसीय दौरे पर सीएम धामी है। आपदा प्रभावित गांव देवत में प्रभावितों से आज मुलाकात करेंगे। मोस्ट मानो मेले में सीएम योगी, माफ कीजिएगा, सीएम धामी शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। मुश्त मानो मेले में सीएम धामी शिरकत करेंगे। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा गया है कि प्रदेश में किस तरह से मानसून के दौरान लैंडस्लाइड हुई, पहाड़ियां दरकी, आपदा से क्षतिग्रस्त कई गांव भी नजर आए। और आज जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। गांव देवत में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। मोस्ट मानो मेले में सीएम धामी शिरकत करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी जुड़ रहे हैं देहरादून से। अरुण, क्या अपडेट है? चूंकि मुख्यमंत्री आज आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और वहां पर मेले में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे, अपडेट क्या, तैयारियां किस तरह की? बिल्कुल, देखिए, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। पिथौरागढ़ में विधायक मुख्यमंत्री के साथ ही सबसे पहले जो है आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जो भी आपदा से प्रभावित हुए हैं उनके भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और इस जो है इसके बाद पिथौरागढ़ में ही मोस्ट का मानी मेला महोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी 2025 में भी प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और इसी के साथ ही फिर करीब 3 बजे अल्मोड़ा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में पहुंचेंगे। और वहां पर भी जो है धर्मशाला में जो है एक कार्यक्रम है, म्यूजियम का उद्घाटन, उसका उद्घाटन करेंगे। मेरे शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। और इसी के साथ ही जो है मां नंदा देवी मेले का शुभारंभ कार्यक्रम भी जो है अल्मोड़ा में होगा, मां नंदा देवी मंदिर में। उसमें भी प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और इसी के साथ ही नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम भी जो है अल्मोड़ा में रहने वाला है। तो आज वहां पर भी जो है उस कार्यक्रम में भी प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो इस तरीके से आज के कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं। जहाँ तक की बात की जाए प्रदेश में आपदाओं की, तो जिस तरीके से प्रदेश में लगातार जो है आपदा देखने को मिली, चाहे पहले काशी में जिस तरीके से पहले धराली में आपदा आई, उसके बाद फिर पाकराली में आपदा आई, और उसके थोड़ी में भी कई जगहों पर जो है आपदा देखने को मिली, पिथौरागढ़ में भी आपदा आई। इस तरीके से जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनसे लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ का हालातों का जायजा भी ले रहे हैं, इसलिए निरीक्षण भी कर रहे हैं, आपदा प्रभावितों से भेंट कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि उन्हें जो आर्थिक सहायता हो या मुआवजा हो वो भी देने की लगातार घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। आला अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर जाकर खुद मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो कर रहे हैं और लगातार स्थिति पर जायजा भी ले रहे हैं। और जो भी आपदा प्रभावित है उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में जल्द से जल्द उन्हें चाहे राहत सामग्री हो या अन्य चीजें हो वो भी पहुंचाई जा रही है। और इसी के साथ ही में स्थापन को लेकर हो या उन्हें कहीं दूसरी जगहों पर बसाना हो या उन्हें स्थापन भी वहाँ पे करना हो, तो इस तरीके के तमाम कार्य जो है किए जा रहे हैं। और इसका भी फीडबैक लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। तमाम बैठकें भी लगातार कर रहे हैं। किस तरीके से रोजाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं और अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बहुत शुक्रिया अरुण सैनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आपदा प्रभावितों से गांव देवत में मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कुछ ऐलान किया जाता है। मुश्त मानो मेले में भी आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। तो आपदा प्रभावितों से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि जब मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे तो क्या इस दौरान कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चूंकि आपदा में कई लोगों ने अपना घर खो दिया है, कई लोगों ने बहुत सारे सामान जो घर में रहते हैं वो गंवा दिया है। और आपको बताते चले कि कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। लेकिन क्या इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से क्या कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा? तो आपको ले चलेंगे राजधानी दिल्ली, जहां पर आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं।
जगह जहां हम देख रहे हैं उनकी सरकारों ने खड़े होकर ट्रंप का जवाब दिया है, डट के जवाब दिया है, बहादुरी से जवाब दिया है। और ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। ट्रंप को, जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, बुरी तरह से झुके हुए हैं। आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ से ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है। बदले में हमारे मोदी जी ने जो माल अमेरिका से आता था उस पे टैरिफ खत्म कर दिया, तो अमेरिका का सारा माल अब हमारे बाजार में बिकेगा। हमारे किसान और हमारे उद्योगपति और हमारे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें बदले में जितना 50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। क्या हम कमजोर देश हैं? आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। कोई भी दुनिया का कोई भी देश भारत से नाराजगी नहीं भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया का हर देश भारत में अपना माल बेचने के लिए बेताब है। अगर हम हिम्मत दिखाते, ट्रंप को हमारे सामने झुकना पड़ता, लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने झुके हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है मोदी जी आप क्यों झुके हुए हैं। ये ना केवल हमारे रोजगार का मुद्दा है, ये ना केवल हमारे उद्योग का मुद्दा है, ये भारत के सम्मान का मुद्दा है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। क्या कारण है आज मोदी जी के झुकने का? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अडानी जी का कोई केस चल रहा है वहां पे अमेरिका के अंदर, अडानी जी की गिरफ्तारी होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और अडानी का बहुत अच्छा गहरा रिश्ता और मोदी जी अडानी को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर अगर ये सच है तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के उद्योगपतियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, 140 करोड़ लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज हम इस मंच के जरिए मांग करते हैं मोदी जी से, मोदी जी ये कपास का जो ऑर्डर है 11% विड्रॉ करने वाला, इसको तुरंत प्रभाव से इस आदेश को विड्रॉ किया जाए और कपास, अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर फिर से 11% ड्यूटी लगाई जाए, हमारे देश के किसानों को बचाया जाए। 7 सितंबर को गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला में एक बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी जनसभा करेगी। वहां के वो जिला वो है जहां पे सबसे ज़्यादा गुजरात के कपास उगाने वाले किसान रहते हैं। हम वहाँ सभा करेंगे और किसानों को एकत्रित करेंगे। मैं देश भर के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, देश भर के सभी किसान संगठनों को ये कहना चाहता हूँ कि सबको एकजुट होना पड़ेगा इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। किसान बहुत बेबस और बहुत गरीब आदमी है, उसके साथ हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मैं अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी प्रश्नों के जवाब देता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुद्दा भटक जाएगा, इसलिए आज जवाब नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और पूरी सरकार ये बार बार कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, और इसके लिए उन्होंने कई और मुद्दे गिनाए और कहा कि कैसे खड़े हैं, दूध की बात हो और कैसे। आप मेरे को सिंपल सा जवाब दे दीजिए, अगर अमेरिका की कपास का 11% ड्यूटी हटा दी गई है, अमेरिका की कपास का लैंडेड कॉस्ट जो इंडिया के अंदर है वो 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ता हो गया है। 30 सितंबर तक जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कपास खरीदनी है वो अमेरिका की कपास खरीद चुकी है। जब हमारा किसान अक्टूबर में मंडियों में और बाजार में अपनी कपास लेके जाएगा, उसकी कपास खरीदने वाला कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी कहते कुछ और करते कुछ और। 11% की मांग कर रही है, ज्यादा होना चाहिए। 11% खत्म कर दीजिए। तो आपके संयोजक को सुन रहे थे, कहते हुए नजर आए कि अमेरिका पर जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसको लेकर भारत का जो रुख होना चाहिए वो बहुत साफ होना चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों संगठन सजन अभियान चल रहा है, जिसके तहत प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नए जिला अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी में है और अंदरूनी तौर पर यह भी चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी और नेता को सौंपी जा सकती है।
अब इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण मेहरा का बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि उन्हें जिलाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है जैसे अन्य राज्यों में हुआ है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे जरूर निभाएंगे। है क्या आगे देखिए, हो सकता है मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया जाए। नहीं, ये मजाक की बात नहीं है। आप मध्य प्रदेश में और अन्य जगह देखिए, हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरीज को भी जिले का अध्यक्ष बनाया गया है, सांसदों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि हंसने की बात नहीं है। हम लोग सिपाही हैं पार्टी के और जहाँ लगाया जाएगा वहाँ काम करेंगे। जब हम अध्यक्ष नहीं थे तो भी विधानसभा में जो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन था हम लोग करने की कोशिश करते थे, जितने ज्वलन चीज़ें थे उनको उठाते थे। ये भूमिकाएं हैं, जिस भूमिका में पार्टी बैठाएगी वहाँ हम उसको मजबूती से अपनी भूमिका को निभाने का काम करेंगे। तो देवप्रयाग विधानसभा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए सरकार ने 9 करोड़ 4 लाख रुपए का बजट मंजूर कर दिया है, जिसमें से 3 करोड़ 40 लाख की पहली किस्त जारी भी हो चुकी है। दरअसल विधायक विनोद कंडारी की पहल पर ये लगभग 100 नाली भूमि इस परियोजना के लिए दी गई। इसके साथ ही 12,000 वर्ग फीट क्षेत्र में एक और इंडोर स्टेडियम बन रहा है, जिससे छात्रों को स्थानीय स्तर पर बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी और अपनी प्रतिभा निखारने का एक बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है। खेल के माध्यम से भी नौजवान अपना कैरियर बना सकता है। तो हमने देखा स्कूलों के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है बच्चों के। भाई इसमें अपने विधानसभा में इंडोर स्टेडियम किस तरीके से बनाया और मैंने इसकी घोषणा जो है पिछले साल मुख्यमंत्री से कराई थी और आज ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि उसके लिए सरकार ने 9 करोड़ 4 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए और उसमें प्रथम की जो 40% की होती है 3 करोड़ 40 लाख रुपए जारी कर दिए। लगभग उन्हें 100 नाली जमीन मैंने उत्तराखंड सरकार को वहाँ पर दी है। और दूसरा इंडोर स्टेडियम हमारा जो है भारत सरकार से बन रहा है, खेलो इंडिया के तहत बन रहा है। कितने नगर में उसकी हमने जमीन दे दी, सब कुछ सैंक्शन उसकी आ गई है। उसमें एक टेक्निकल एक कागज हमने भारत सरकार को भेजना, लगभग 10 करोड़ उसके भी हमारे पास आने वाले हैं, क्योंकि इंडोर स्टेडियम उसमें जो है आपका टेबल टेनिस हो गया, आपका बैडमिंटन हो गया, कबड्डी का हो गया, जो इंडोर स्टेडियम के जो। तो प्रदेश में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रही है, तो वहीं अब इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तमाम आरोप लगा रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया, लेकिन अब तक कोई लिखित जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, तब कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने में पूरी तरह से लगी हुई है। देखिए, वोट चोरी का जो विषय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, विशेषकर राहुल जी के द्वारा जो उठाया जा रहा है, ये बहुत सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये एक प्रपंच जो है किया जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा जो नोटिस राहुल जी को भेजा गया है, राहुल जी ने अभी तक विधिवत उसका नोटिस का जवाब नहीं दिया है। राहुल जी केवल मीडिया में जाकर के वोट चोरी की बात करते हैं, वो केवल पब्लिक में जनसभाओं में वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन टू द पॉइंट वाइज जो चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है, अभी तक भी चुनाव आयोग के द्वारा उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया है। यदि उनकी बात में कोई सत्यता है, उनकी बात में कोई दमखम अगर है और यदि उनके तथ्य सही हैं, तो वो लिखित रूप में चुनाव आयोग को देने में उनको क्या दिक्कत है। इसका मतलब राहुल गांधी जी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा को एक प्रकार से बदनाम करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो देहरादून के कंडौली में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रिस्पना बिंदाला एलिवेटेड परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने परियोजना क्षेत्र में आ रहे कच्चे और पक्के मकानों के सर्वे कार्य को न्याय संगत तरीके से पुनः कराने के निर्देश दिए। साथ ही मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। अधिकारियों को शीघ्र समाधान के आदेश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ प्रभावित परिवारों के हितों का भी पूरा ध्यान रखेगी। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने बीजेपी पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा दिया। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस अब लगातार बीजेपी पर हमलावर है।
प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी गौरक्षा सनातन की बात करती है, लेकिन 2014 के बाद मांस निर्यात में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। चंदा देने वालों में मांस निर्यातक की सबसे ज्यादा शामिल है। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि असली सवाल रकम का नहीं बल्कि स्रोत का है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बताए कि चंदा कार्यकर्ताओं से आया या फिर खनन, भू और शराब माफियाओं से कैसे आया। देखिए, वो ये भी कहते हैं कि वाइट का है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने किससे पैसा लिया ये इम्पोर्टेंट है। आप गौ रक्षा की बात करते थे, हिंदुत्व की बात करते थे, सनातन की बात करते थे, लेकिन 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से पिंक रेवोल्यूशन बढ़ा है। ये आप सब लोग पढ़े लिखे साथी सब जानते हैं कि गौ मांस के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। और बीजेपी के चंदा धारकों का अगर आप डाटा निकालेंगे तो सर्वाधिक जो है चंदा देने वाले लोग बीफ के निर्याता हैं, गाय के मांस के निर्याता हैं। तो बीजेपी कथनी और करनी में इसमें स्पष्ट डिफरेंस दिखाई देता है। उत्तराखंड में भी ये कहते हैं हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, हम स्वच्छता की बात करेंगे, जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे, लेकिन लैंड माफिया और खनन माफिया से सबसे ज्यादा चंदा लेंगे। चेक में भी ले रहे हो, लेकिन ले तो चोर से ही रहे हो ना। प्रश्न ये नहीं है कि निधि का पैसा 30 करोड़ था या 27 करोड़ था। हरक सिंह जी ने 30 करोड़ का जिक्र किया, उसको जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह राव जी ने करेक्ट करने का काम किया, उन्होंने कहा 27 करोड़ है। बात ये नहीं 30 करोड़ या 27 करोड़, 27 करोड़ तो है ना। तो यही तो हरक सिंह जी कह रहे हैं कि जो धन एकत्रित किया गया वो खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफियाओं से एकत्रित किया गया। अब इस पर तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए किसके माध्यम से पैसा लिया गया। अगर चेक के माध्यम से लिया है तो सार्वजनिक करने में क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों कठिनाई हो रही है? करे ना सार्वजनिक, ताकि उत्तराखंड के लोगों को पता चल सके कि भाई जो निधि भाजपा ने एकत्रित की है वो कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि खनन माफिया, शराब माफिया और भू माफियाओं के माध्यम से। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की बड़ी चेतावनी दी गई है। बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। यात्रा और पर्वतीय क्षेत्र में विशेष सावधानी की अपील की गई है। प्रशासन को भी पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अमूमन देखा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे ही बरसात होती है, पहाड़ियां दरकने लगती है, आपदा का जो प्रकोप है वो मंडराने लगता है और इसी को लेकर ये सतर्कता बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से लोगों से ये अपील की गई है कि जरूरत है तभी घर से बाहर निकलिए, वरना अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। चूंकि आपदा के चपेट में ये देखा गया है कि उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं वो आ चुके हैं और आज आपदा प्रभावितों से मुख्यमंत्री मुलाकात भी करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले कि मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये बहुत बड़ा अलर्ट दिया गया है। यात्रा, पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जिसमें भारी बारिश की संभावनाएं हैं। बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में, देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी जुड़ रहे हैं। अरुण सैनी, जिस तरह से मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये बड़ी चेतावनी दी गई है, बड़ा अलर्ट है, प्रशासन ताकि अलर्ट रहे, चूंकि कई जगहों पर देखा गया है कि बारिश होने की वजह से आपदा का भी जो खतरा है वो मंडराने लगता है। क्या वहां पर जो प्रशासन है वो अलर्ट है? अरुण सैनी, आवाज मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल। उत्तराखंड में मौसम विभाग के द्वारा आज भी अलर्ट जारी किया गया है और 7 जिलों में जो है ये अलर्ट किया गया है, जैसे देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, इस तरीके से 7 जिले हैं जिसमें अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा और भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने सभी को हिदायत भी दी कि सभी जो लोग हैं वो नदी नालों, खालों के आसपास जाने से बचें और जरूरी अगर किसी को कार्य है तो वो तभी जो है उत्तराखंड का रुख करें या पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपदा आ रही है और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार हो रही है, तो इस वजह से जो है तमाम दिक्कतें जो है वो लोगों को झेलनी भी पड़ती है, तमाम परेशानियां होती है। इसको लेकर के भी मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है और शासन प्रशासन के द्वारा भी तमाम
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां पर संवेदनशील क्षेत्र है, जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा चौकसी जो है वो बढ़ाई गई है। जो मशीनें हैं वो लगाई गई है, तो ताकि अगर लैंडस्लाइड हो तो वहां पर तुरंत एकदम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा सके। और अभी भी जो है प्रदेश में मौसम की बात की जाए तो अभी भी मानसून जो सीजन है वो पूरी तरीके से जो है समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि अरुण सैनी, जिस तरह से बारिश के दौरान ये देखा जाता है कि पहाड़ियां दरकती हैं, लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती हैं, उसके लिए क्या बीआरओ की जो टीम है वहां पर मौजूद है, अलर्ट है, ताकि जिस तरह से अगर बारिश होती है, लैंडस्लाइड होता है तो उसको फौरन उस रास्ते को खुलवा दिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके से तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा की गई है। और पहले से ही मानसून सीजन जब शुरू होता है तभी से जो है बीआरओ टीम हो या पीडब्ल्यूडी की टीमें हो, सभी विभाग जो भी संबंधित विभाग है वो सभी अलर्ट मोड पर भी रहते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी जो है दिशा निर्देश दिए गए थे अलर्ट मोड पर रहने के। सभी को निर्देश शुरू से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। और जब तक मानसून सीजन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता तब तक सभी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं। जैसे जैसे ही मौसम विभाग का अलर्ट जारी होता है तब तक जो है तमाम जो टीमें हैं वो भी जो एकदम अलर्ट मोड पर आती हैं और लगातार जो है तैयारियां भी की जाती है। ऐसे में भी आज भी अलर्ट जारी किया गया है, तो आगे किस तरीके से और भी मौसम देखने को मिलता है और तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बहुत शुक्रिया अरुण सैनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चलें कि बारिश का जो अलर्ट है वो आज मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से दिया गया है और ये कहा गया है कि बरसात हो सकती है और इस बरसात में आप घर से बाहर मत निकलिए, जरूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलिए। और वहां पर प्रशासन की भी जो टीमें हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।